बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रेरणिक प्रभाव और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्रेरणिक प्रभाव का जो ये स्पष्टीकरण है ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया था, तो वो हम आज कर दे रहे हैं कि प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर हम एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है क्योंकि यहाँ पर हैलोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ हैलोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है और ये मेथिल हैलाइड है। तो एल्किल ग्रुप ये प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करते हैं और इस प्रभाव में यह बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को दूसरी ओर प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव उत्पन्न होने की वजह से यहाँ इस कार्बन परमाणु पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक घनत्व हो जाता है। इस घनत्व के बढ़ जाने से यह इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षित होकर के दूर हो जाता है, जिससे CX बंध की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है और लंबाई बढ़ जाने से यह बंध बहुत वीक हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है, जिससे यह आसानी से टूट जाता है अर्थात यह बहुत अधिक क्रियाशील हो जाता है। तो जैसे जैसे एल्किल हैलाइडों में प्लस आई प्रभाव घटता जाता है, CX बंध लंबाई भी घटती जाती है, अर्थात इस बंध के टूटने की सरलता भी घटती जाती है, अर्थात क्रियाशीलता भी घटती जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेथिल हैलाइड में कोई भी आई प्रभाव नहीं होता, जिससे CX बंध बहुत प्रबल बंध होता है और ये सरलता से नहीं टूट पाता। इसी कारण मेथिल हैलाइड बहुत कम क्रियाशील होता है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा भी है, फिर से हम यहाँ पढ़ दे रहे हैं आपको कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में प्लस आई प्रभाव देने वाले समूह एल्किल समूहों की संख्या सबसे अधिक होती है। अतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा, जिससे CX बंध लंबाई सबसे अधिक हो जाती है और यह बंध सरलता से टूट जाता है। इसी कारण 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है। जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव घटता जाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी घटता जाता है और बंध लंबाई भी घटती जाती है, जिससे बंध सरलता से नहीं टूट पाता, अर्थात क्रियाशीलता भी घटती जाती है। इतना समझ में आ गया। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक अम्ल है HC_O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, HC_OH ये फॉर्मिक अम्ल होता है और इसकी हम तुलना करेंगे एसिटिक अम्ल से। ये है एसिटिक अम्ल। हमें मालूम होना चाहिए कि OH बंध ये पोलर बॉन्ड होता है, यानी ध्रुवीय बंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिससे OH बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म O के निकट आ जाता है और O पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन के पास पहुंच गया। ये जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी ही आसानी से ये H आयन के रूप में यानी प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा, अर्थात अम्ल की अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। जिस अम्ल में OH बंध के H परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, तो वो और ज्यादा अम्ल प्रबल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल में भी O नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल की अम्लीयता एसिटिक अम्ल से अधिक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड ड्यू टू नो आई इफेक्ट। तो यहाँ कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ
मेथिल ग्रुप। इतना समझ में आ गया। मेथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण एसिटिक अम्ल की अम्लता घट जाती है। कैसे घटती है इसको देखेंगे हम। ये मेथिल समूह प्लस आई प्रभाव देता है जिससे इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन के निकट आ जाते हैं और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण भी बढ़ जाता है। इस प्रतिकर्षण से C बॉन्ड O का बंध इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षित हो जाता है और O के निकट चला जाता है। O पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन और निकट आ गए, जिससे इस पर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बढ़ा। इस प्रतिकर्षण के बढ़ने से OH बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म भी प्रतिकर्षित होकर के दूर हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन पर धन आवेश की मात्रा घट जाती है। इसी कारण एसिटिक अम्ल की अम्लता फॉर्मिक अम्ल की अम्लता से कम होती है। इतना समझ में आ गया सबको। अब हम इसमें पहले बता दें कि उपरोक्त अम्लों में फॉर्मिक अम्ल अधिक अम्लीय है, क्योंकि इसमें कोई भी आई इफेक्ट नहीं उत्पन्न हो रहा है या नहीं होता है, जबकि एसिटिक अम्ल में प्लस आई प्रभाव उत्पन्न होता है। इसी कारण फॉर्मिक अम्ल में OH बंध के H परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज अधिक, जबकि एसिटिक अम्ल के OH बंध के H परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज कम होता है। क्लियर हो गया? पता फॉर्मिक एसिड सरलता से प्रोटॉन त्याग देता है, इसी कारण फॉर्मिक अम्ल प्रबल अम्लीय है। अब आते हैं अम्लों की पारस्परिक प्रबलता देखें तो हम इसको बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों की पारस्परिक प्रबलता की तुलना। इसमें क्या हो सकता है देखेंगे। सबसे पहले हम HCOOH ये लेते हैं, फिर CH3COOH ये लेते हैं, फिर CH3CH2COOH ये लेते हैं। ये पहला अम्ल फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल है या प्रोपियोनिक अम्ल है। यहाँ यह ही प्रबल अम्ल है, जबकि यह बहुत दुर्बल अम्ल है। तो जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, प्लस आई प्रभाव भी बढ़ता है। तो यहाँ पर जो तथ्य है वो हम यहाँ पहले ही लिख दे रहे हैं कि एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर प्लस आई प्रभाव भी बढ़ता है। ठीक है, अब हम बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि अम्ल तीन क्या है, ये हम 1 मान लें, ये 2 मान लें और ये 3 मान लें। अम्ल 3 में
एल्किल समूह का आकार सबसे बड़ा है, अतः इसमें प्लस आई प्रभाव का मान सबसे अधिक होगा, अतः यह सबसे दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता जाता है, प्लस आई प्रभाव भी बढ़ता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एल्किल समूह का आकार बढ़ने में प्लस आई प्रभाव बढ़ता है और अम्लीयता घटती है, अम्लीयता घटती है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हैलोजन प्रतिस्थापित एसिटिक अम्ल की प्रबलता। हैलोजन प्रतिस्थापित एसिटिक अम्ल की प्रबलता का क्रम। अब ये क्या है, इसको देखेंगे। सबसे पहले FCH2COOH, Cl CH2COOH, Br CH2COOH और लास्ट में है ICH2COOH। यहाँ पर हमने क्या बनाया है कि फ्लोरीन मोनोफ्लोरोएस्टिक एसिड, मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड, मोनोब्रोमोएस्टिक एसिड, मोनोआयोडोएस्टिक एसिड। क्योंकि नोट क्या है इसमें, ध्यान दें, हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम ये होता है FCl-Bri, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन है। जैसे जैसे हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, -I प्रभाव का मान बढ़ता जाता है। ये एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें होता क्या है कि फ्लोरीन -I प्रभाव दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे OH बंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ऑक्सीजन के और निकट चला जाएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिससे ये सरलता से प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। इतना समझ में आ गया। जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, -I प्रभाव का मान घटता जाता है। समझ में आ गया। तो चूंकि ये हम 1 मान लें, ये 2 मान लें, ये 3 मान लें और इसको 4 मान लें। चूंकि अम्ल 1 में F की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, अतः इस अम्ल में सबसे अधिक -I प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे
यह सबसे प्रबल अम्ल है। जैसे जैसे हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है, -I प्रभाव का मान भी घटता जाता है और अम्ल की अम्लीयता भी घटती जाती है। तो बच्चों इतना समझ में आ गया? बच्चों ये अगला टॉपिक है कि -I प्रभाव उत्पन्न करने वाले समूहों की अगर संख्या बढ़ जाए तब अम्ल की अम्लीय प्रबलता भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। फिर इसके बाद हम लेते हैं डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, और इसके बाद लेते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। क्लियर हो गया? यहाँ पर केवल एक -I प्रभाव देने वाला समूह है, यहाँ पर ये 2-2 हैं और यहाँ पर ये 3-3 हैं। तो यह अम्ल 1, ये अम्ल 2, ये अम्ल 3। यहाँ पर -I प्रभाव देने वाले समूहों की संख्या सबसे अधिक है, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम हो जाता है। उसको पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म दौड़ के इसके पास आ जाता है, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। उसको पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म खिसक के इधर आ जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। उसको पूरा करने के लिए ये बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म और ऑक्सीजन के निकट आ जाता है, जिससे इस पर धनावेश की मात्रा सबसे अधिक हो जाती है और यह सरलता से प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। तो यहाँ हमें बताना है कि -I इफेक्ट बढ़ने पर अम्ल की अम्लीयता बढ़ती है। ये एक तथ्य है, ठीक है? क्योंकि अम्ल 1 में सबसे अधिक -I प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, अतः इसके OH बंध के H परमाणु पर सबसे अधिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यह सरलता से प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है। अतः अम्ल 1 सबसे प्रबल अम्ल है। ठीक? जैसे जैसे -I प्रभाव देने वाले समूह की संख्या घटती जाती है, वैसे वैसे अम्ल की अम्लीयता भी घटती जाती है। इतना समझ में आ गया? अब एक और इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं कि -I प्रभाव देने वाले समूह की COOH समूह से
दूरी बढ़ने पर अम्ल की अम्लीयता घटती है। अम्ल की अम्लीयता घटती है। अब ये कैसे हो रहा है, इसको हमें देखना है कि अम्ल की अम्लीयता कैसे घट जाती है। तो इसको उदाहरण के रूप में हमें बनाना है। सबसे पहले हम लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl लगा देते हैं COOH। अब आते हैं CH3 CH, यहाँ पे Cl लगा देते हैं CH2 COOH, और इसके बाद CH, ये Cl यहाँ लगा दें CH2 COOH। अब यहाँ देखेंगे ये माइनस आई प्रभाव यहाँ पर है, माइनस आई प्रभाव यहाँ पे है, माइनस आई प्रभाव यहाँ पे है। तो यहाँ पर माइनस आई प्रभाव देने वाले समूह की COOH से दूरी बहुत न्यूनतम है। इस कारण इसके H परमाणु पर धनावेश अधिकतम होगा। यहाँ पर माइनस आई प्रभाव देने वाले समूह की दूरी COOH से अधिकतम है, जिससे H परमाणु पर धनावेश न्यूनतम होगा। इसी कारण अम्ल 1 प्रबल अम्ल है, जबकि अम्ल 3 दुर्बल अम्ल होता है। तो बच्चों ये समझ में आ गया। तो हम यहाँ फिर से बोल रहे हैं, आप लोग अपने आप सुन के लिख लें। क्योंकि अम्ल 1 में Cl और COOH समूह के बीच की दूरी न्यूनतम है, जिससे इसका माइनस आई प्रभाव अधिकतम हो जाता है, और इस कारण यह प्रबल अम्ल हो जाता है। जैसे जैसे यह दूरी बढ़ती जाती है, अम्ल की अम्लीयता भी घटती जाती है। क्योंकि अम्ल 3 में Cl और COOH समूह के बीच की दूरी अधिकतम है, अर्थात Cl परमाणु का माइनस आई प्रभाव न्यूनतम हो जाता है, जिससे इस अम्ल की अम्लीयता भी घटकर न्यूनतम हो जाती है। क्लियर हो गया?